हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। डियर स्टूडेंट्स, आज लेकर आई हूं कुछ खास, जिसको देखकर जिसको समझकर आप करेंगे अपनी परीक्षाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तीर्ण। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है आप सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि रहेगा बिहार बोर्ड का आप सबकी कक्षा 10वीं का, जिसमें आप कक्षा 10वीं में धूम मचा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इसीलिए तो आप सबके लिए 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप सभी अपने अपनी क्लास में धूम मचा दें और अपने लक्ष्य तक प्राप्त हो जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स ना केवल आपकी परीक्षाएं या मतलब जो है आपकी स्कूल एजुकेशन ही फ्री प्रोवाइड करता है, बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं कक्षा 10वीं हिंदी मैग्नेट ब्रेन्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब देखना है आपको ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक। शुरू में हम सब जानेंगे कि इसमें जो भी निर्देश दिए हैं वो किस आधार पर दिए हैं, अर्थात सभी निर्देशों को बहुत ध्यानपूर्वक अभी आपको सुनना है, ताकि जो भी बोर्ड परीक्षा में आपको निर्देश दिए जाएंगे इसी तरह से दिए जाएंगे, उनमें आपको ये मस्तिष्क में विराजित हो जाए या बैठ जाए कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर मुझे करना क्या है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, तो ये सब कुछ आपको ध्यान से देना है। सामान्य निर्देश आपको असामान्य सी सफलता दिला सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, साधारण से असाधारण बनने का ये बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई हूं मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा हमारा इंस्ट्रक्शंस या सामान्य निर्देश, आपका समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपके रहेंगे रीडिंग। जी हाँ, उस समय आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, सभी निर्देशों को पढ़ना है, और पूर्णांक हैं आपके 100 नंबर। अब 100 नंबर बहुत मूल्यवान होते हैं। 100 कब प्राप्त होंगे? जब हम एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उन सब के उत्तर बहुत सोच समझकर, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सोच समझकर उनके उत्तरों को टिक करेंगे, जो कि आपकी OMR शीट में दिए जाएंगे। फिर हम चलेंगे खंड बा पर, जो कि सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, देखिए ये है सबसे पहला निर्देश, हम पढ़ते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की बात हो रही है ये, जो कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है। तो यहां पर यही बताया है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों में उत्तर देने का तात्पर्य क्या है कि आप बेहतरीन शब्दों को प्रयोग करके बहुत अच्छे से उत्तर लिख कर आइएगा, ताकि आपको हिंदी में बहुत 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 अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। अगला है, दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात जो दाई तरफ दिए रहते हैं वो पता चलता है इनसे कि ये प्रश्न कितने नंबर का है। उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, जो भी शब्द सीमा जिस भी प्रश्न के लिए निर्धारित की है, उसको आप बेहतरीन तरीके से पहले ध्यान में इधर उत्तर का निर्माण कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 15 मिनट आपको मिलेंगे उसमें आप रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और फ्रेम कर लेंगे कि आंसर्स हम किस तरह से लिखेंगे, कहाँ से हम शुरू करेंगे, कहाँ तक हम समाप्त करेंगे। तो जितनी भी शब्द सीमा दी गई है उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 100 समझ में आया? 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इनमें से किन्हीं 50 का ही उत्तर देना है। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इसमें से 50 का आपको उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसे आपको आ रहा है, कोई भी पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, चौथा कर दिया या छठवां कर दिया, इस तरह से आपने टोटल 50 कर दिए, तो आपको उन्हीं 50 में से नंबर मिलेंगे।
ना कि ऐसा कि फिर आपको याद आया कि इन 50 करने के बाद भी मैं और कर दूं, शायद ये गलत होगा, ओएमआर शीट में मिटाना या ये सब कुछ नहीं करना है, अदरवाइज रद्द हो जाएगी। ठीक है, यदि आप 50 कर लेते हैं, पहले 50 ही चेक होंगे। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि जो आपने ओएमआर शीट में फिल कर दी हैं प्रथम 50, ठीक है, उन्हीं में से आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि बाद में आप कितना भी सही उत्तर लिख देंगे, उस उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। सोच समझकर इन उत्तरों को चुनिएगा। समझ में आया बेटा? बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरें। मान लीजिए ये आपकी ओएमआर शीट है, ठीक है, और इसमें दिए जाएंगे कुछ इस तरह के कॉलम्स जो कि आपने भी देखे होंगे ओएमआर शीट। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर निर्धारित कर देते हैं, ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवां। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पहला प्रश्न का आपका यहां लिख दिया A B C D, ठीक है, D हो गया। अब यदि पहले प्रश्न का आपका B सही है तो आप इस गोले को बहुत अच्छे से भरिएगा, डार्क भरिएगा, एकदम डार्क। ठीक है, और ज्यादा रगड़ रगड़ के भी नहीं भरना है, नहीं तो ओएमआर शीट फट सकती है, फिर आपकी शीट चेक नहीं की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि ओ शिट मैंने तो गलत कर दिया, अब इसको रब कर दूं, मैं मिटा दूं, मैं कैसे भी करके नाखून से खुरच दूं, मैं, कभी मत करना बेटा, कभी मत करना। एक के चक्कर में आपकी पूरी ओएमआर शीट को रद्द कर दिया जाएगा, आपकी जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरे प्रश्न का आपको आया कि ए सही है तो अच्छे से लग दी, सोच समझ कर लिखिए ना, पेंसिल भी अपने साथ रखिए। ठीक है, समय आपको दिया जा रहा है 15 नंबर का, जो उसमें ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ो। 15 मिनट का टाइम जो दिया है। तीसरे का आपको लगता है सी है तो सी में गोला लगा दो, चौथे का आपको डी लगता है तो डी में गोला लगा दो, फिर पांचवे का आपको बी लगता है, फिर बी में गोला लगा दो, फिर लगता है आपको कि ए है, ए में गोला लगा दो। और गोला भी बहुत सही तरीके से भरना है ताकि जो शीट होगी जब स्कैन होगी तो उसको सही से वो आंसर आ सके। क्लियर है? तो यहां पर यही दिया है कि इनका उत्तर उपलब्ध कराए ओएमआर उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त, वृत्त मतलब गोले को नीले या काले बॉल पेन से ही भरें। जेल पेन का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, जेल पेन का यूज नहीं करना है। किसी भी प्रकार के हाइलाइटर, ठीक है, तरल पदार्थ और ब्लेड या नाखून का भी उपयोग ना करें। यदि उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य सिद्ध हो जाएगा। आपकी परीक्षा की जो शीट है वो चेक नहीं की जाएगी। यदि जरा सा भी उनको लगा कि आपने ओएमआर शीट को खरोंचा है या ब्लेड से सही करने की कोशिश की है या व्हाइटनर लगा के फिर से लिखने की कोशिश की है तो वो चेक ही नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं खंड बा में। कुल 6 विषय निष्ठ प्रश्न हैं। ये थे वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। अब छठवां है विषय निष्ठ प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित हैं। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। किसी भी तरह की जैसे डिजिटल वॉच वगैरह रहती हैं, कुछ भी नहीं करना है। आप वैसे भी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। आई रियली मुझे आप पर गर्व है और मैं चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग करके परीक्षाओं में धूम मचा दें। यही हम सबकी शुभकामना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों द्वारा चुने गए ही सही विकल्प को ओएमआर पत्रक में चिन्हित करें। अब यहाँ पर एक और ये दिया है, तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? अब जातिवाद जो था किसके द्वारा लिखा गया था? जातिवाद एवं श्रम विभाजन, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ऐसा कुछ था ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पाठ की रचना की थी। तो जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? का है मजदूरी प्रथा, खा है जाति प्रथा, गा है बाल मजदूरी या फिर समरसता। क्या माना जाता है? तो इसमें माना जाता है जाति प्रथा पोषकों द्वारा श्रम विभाजन का ही दूसरा माना जाता है, जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा को ही माना जाता है। ठीक है, चलो तो चलते हैं फिर दूसरे प्रश्न की ओर। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, विडंबना का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, अरे भाई ये जीवन की कैसी विडंबना है, कभी हार कभी जीत, कभी रोना कभी हंसना, पता नहीं ये जीवन की कैसी विडंबना है। तो विडंबना का अर्थ क्या है?
का है उपेक्षा, खा है उपहास, गा है अवलंबन या घा है आडंबर। इन सब के अर्थ पता है? जैसे उपेक्षा करना, किसी को निंदनीय समझना, छोटा या तुच्छ समझना। खा है उपहास मतलब हंसी उड़ाना, अवलंबन किसी पर आश्रित होना, या फिर आडंबर दिखावा करना। तो विडंबना का अर्थ है जीवन की क्या विडंबना है, कैसा मजाक बना के रखा है। कहते हैं ना जीवन का भी पूरा मजाक बना रखा है। बहुत से लोगों से ये सुनते रखा है कि भाई मेरा जीवन तो मजाक ही बन गया, मैं क्या करूं, जो भी कार्य करता हूं उसमें मुझे असफलता मिलती है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे डायलॉग्स भी सुनने को आते हैं। मतलब हमने डायलॉग, सॉरी ये शब्द नहीं यूज करना चाहिए था, लेकिन फिर भी विडंबना मतलब यही है कि क्या उपहास बनकर रह गई है मेरा जीवन। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? याद है आपको सेन साहब? का है लाल, खा है सफेद, गा है आसमानी और घा है काली। कौन से कलर की थी उनकी मोटर कार? उनकी मोटर कार थी काले रंग की। ठीक है, उनको कैसे रखते थे वो? याद आया पाठ? सेन साहब की कितनी बेटियां थी और एक बेटा भी था क्या? बेटियां कितनी थी? का 2, खा 3, गा 4 या फिर घा 5। सेन साहब की बेटी थी 5, इकलौता बेटा जिसको कि लाड़ प्यार में उन्होंने सिर चढ़ा कर रखा था। याद आया कि किस तरह से वो पड़ोसी के बेटे के साथ बड़ी जोर जबरदस्ती या अपनी दादागिरी या शेखी बघारता था। फिर उसने भी बिल्कुल अपने तरीके से उसको एक बार घूंसे मुंह से मार दिए थे। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर की ओर। ठीक है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, खरोष्ठी, देवनागरी या फारसी? कौन सी लिपि लिखी जाती है इधर से? तो लिखी जाती है फारसी। उर्दू इसी में लिखते हैं ना, इधर ही, इधर इसी से शुरू करते हैं उर्दू लिखना। तो उर्दू की लिपि क्या है? फारसी ही तो है। नेक्स्ट है श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अब जो श है, श, ये वाला ये वाला श, दंत क्या दांत से इसका उच्चारण होता है, प्रोनाउंस किया जाता है इसको, या खा तालु से प्रोनाउंस किया जाता है इसको, जो जीभ के जस्ट ऊपर जो तालव्य रहता है ना उससे प्रोनाउंस किया जाता है, या होंठ से किया जाता है इसका उच्चारण, या फिर दंतालु दांत और तालु से। तो शा का जो उच्चारण है वो तालु से किया जाता है, क्योंकि जीभ ठीक है, जब हम श बोलते हैं श, तो जीभ जो कहां हमारी टच हो जाती है? तालु में। ठीक, अगला है हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? हिमालय स्पष्ट रूप से लिखा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना। हिमालय किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? का है जातिवाचक, खा है व्यक्तिवाचक, गा है भाववाचक या फिर घा द्रव्यवाचक। हिमालय, जरा सोचिए कि यदि यहां हिमालय की जगह सिर्फ पर्वत लिखा होता, सिर्फ पर्वत लिखा होता, तब कौन सी संज्ञा होती? जबकि अब हिमालय लिखा है तो तब कौन सी संज्ञा होगी और ये कौन सी संज्ञा होगी? यदि ये हिमालय है तो इसमें कौन सी संज्ञा है? बताइए बच्चों। इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यदि पर्वत होता तो जातिवाचक संज्ञा होती है ना। यदि पर्वत लिखा होता सिर्फ तो जातिवाचक, लेकिन हिमालय आइडेंटिफाई किया है तो ये है व्यक्तिवाचक। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का परिचय कराते हैं, अर्थात वे शब्द जो किसी विशेष, अब विशेष पर्वत की ओर ही तो संकेत किया जा रहा है ना, तो जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का परिचय किया जाता है, उन्हीं शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा में विशेष जोड़ने से व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। और यदि पर्वत लिखा होता तो पर्वत जाति,
पर्वत जाति में कितने सारे आते हैं, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, नीलगिरी पर्वत, बहुत सारे पर्वत आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। अगला, लघुता संज्ञा है। लघुता, लघुता संज्ञा है का जातिवाचक, खा समूहवाचक, गा भाववाचक या घा व्यक्तिवाचक। बहुत सोच समझ कर उत्तर दो। लघुता, लघुता क्या दिखाई देता है? लघुता, तो ये होगी भाववाचक, क्योंकि लघुता मतलब छोटा समझना, लघुता समझना या फील करना, थोड़ा छोटा छोटा या कम अपने आप को लघु महसूस करना, तो लघुता आ जाएगी भाववाचक में, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात हो रही है। ठीक है, ये भावों की बात हो रही है, ये इमोशंस की बात हो रही है। क्लियर है? अगला प्रश्न, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? जब कभी ऊपर, बताया था ना आपको, संधि वाला वीडियो देखा था आपने, निर्मोह, अब ये रा ऊपर लगा है, रा ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? रा, ठीक है, अब निर्मोह है, तो ऊपर जब भी रा आता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? क्या आपको पता है? हाँ, किस में परिवर्तित हो जाता है वो? विसर्ग में। तो निह मोह हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो खा निह और फिर से रा लगा है, तो ये भी नहीं होगा, निर ये भी नहीं होगा, निह मुंह ये भी नहीं होगा, होगा यही, इनके कारण ये नहीं होगा, और इस ये विसर्ग में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है? जब भी ऊपर रा आएगा तो वो विसर्ग में परिवर्तित होगा। ठीक, अगला है, प्रत्न मानव का अर्थ है का लघु मानव, खा महामानव, गा प्राचीन मानव या घा निर्धन मानव। बताइए, लघु मानव, प्रत्न मानव मतलब लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव या निर्धन मानव। तो इसका अर्थ होगा प्राचीन, प्रा से याद रखो, प्रा, प्रा, ठीक है, तो प्राचीन ही होगा। इतना ध्यान रखिएगा, प्लीज याद रखते जाइएगा, और लॉजिकली सोचकर, सुनकर, समझकर थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से याद रखना है, ताकि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुन्ना हैं, राजीव हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं, तो अपने आप को बिल्कुल हमेशा आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिएगा। मैं चाहती हूँ जब आपका रिजल्ट आए ना और आप तुरंत ये बताएं कि मैम हमने 100 में से इतने स्कोर किए, 99, 98, वाह, मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? भारत से हम क्या सीखें लिखा था इन्होंने। मैक्स मूलर ने भारत से हम क्या सीखें, जो कि भारतीय संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? का है लिपजिंग विश्वविद्यालय, खा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, गा है लंदन विश्वविद्यालय या घा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो उन्होंने शिक्षा पाई थी लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत भाषा की शिक्षा। ठीक है, अगला, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? सही बताइए, बताइए, बहुत इजी आंसर है क्या? का है बहादुर, खा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गा है जाति प्रथा और श्रम विभाजन, या फिर घा भारत से हम क्या सीखें। तो आपने कह दिया होगा कि भारत से हम क्या सीखें, तो मैक्स मूलर ने लिखा है ना। तो इन्होंने की थी जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जिसमें उन्होंने जाति प्रथा को पूर्ण जड़ से फेंकने का संकल्प लिया, और उन्होंने ये करके भी दिखाया, संविधान के जनक भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? हितोपदेश जो था उसका अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन कौन सी भाषा में करवाया? का है अंग्रेजी, खा है उर्दू, गा है जर्मन, घा है फ्रेंच। तो उन्होंने हितोपदेश का करवाया था ट्रांसलेशन जर्मन में, वे स्वयं भी जर्मनी थे, है ना। अगला, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा?
किस पर नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला। का है स्वयं पर भरोसा किया उसने, खा है देवताओं पर भरोसा किया उसने, गा है पाषाण या पत्थर के अस्त्रों पर भरोसा किया उसने, या घा एटम बम पर भरोसा किया। तो भैया एटम बम तो थे ही नहीं तब, वो तो बेहतरीन तरीके से अपने क्या था इसका, क्या उसने पत्थरों के औजार पर या देवताओं पर या एटम बम पर। ओके, नखधर मनुष्य सही है। क्या यही आंसर सही है? बिल्कुल ठीक, बताइएगा। षड्यंत्र का संधि विच्छेद है, षड्यंत्र, षड्यंत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह से परिवर्तित होगा। का है षट यंत्र, गा है, खा है षड यंत्र, गा है षट यंत्र, पूरा टा दिया है यहाँ या आधा टा दिया है, ठीक है, यह षड यंत्र। तो यहाँ पर आधा और यहाँ पर ये पूरा, मतलब ये तो नहीं है और यही होना चाहिए। अब देखते हैं, षट यंत्र यही सही है, क्योंकि जब संधि विच्छेद होता है तो ड टा में परिवर्तित होता है, जब एकदम से ऐसे किया जाता है षड्यंत्र, षड्यंत्र। लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो षट यंत्र हो जाता है, वो तो आधा टा आएगा ना कि पूरा, ठीक है। ओके, चलो। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, ओके। का है दीर्घ संधि है क्या, खा है यण संधि है, गा अयादि संधि है, या फिर घा गुण संधि है। तो इसमें है संधि यण संधि। यण संधि का एक और सबसे अच्छा, मतलब एक हिंट टाइप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जहां या आ जाता है बीच में, अक्षरों के बीच में, तो वहां पर अधिकतर वही होता है और अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है? दीर्घ संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या वृद्धि संधि है। तो इसमें है यण संधि। अभी हमने ये जो देखा था इसमें भी यण संधि थी, ठीक है। आया यहां पर पर्यावरण, इसमें भी यण संधि है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? याद है आपको? सभी समास, अब ता क द, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। संख्यावाचक, यदि ये द्विगु है, द्विगु समास, ये संख्यावाचक है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समाज में ही पहला पद संख्यावाचक होता है। अब तक द 6 समासों के नाम है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व, ठीक है। दधीची, ऋषि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची जो परोपकार के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने सबकी भलाई के लिए अपने आप को तक न्यौछावर कर दिया, तो उनकी अस्थियों से, हड्डियों से कौन सा क्या बना था? का त्रिशूल, खा इंद्र का वज्र, गा तलवार या घा कुछ भी नहीं। तो जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो इंद्र का सिंहासन डोल उठा, हाहाकार मच गया, त्राही त्राही मच गई, रक्षा करो प्रभु महादेव महाकाल रक्षा करो। एक उपाय सिर्फ आया था कि यदि ऋषि दधीची अपनी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर देंगे तो उस वज्र से असुरों का विनाश किया जा सकता है। तो इंद्र का जो वज्र है, देवताओं के राजा इंद्र, वो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? देवनागरी लिपि में जो मुद्रण किया जाता है ना, उसके टाइप कब बने? का है 2 सदी पहले, खा है 2 दशक पहले, गा है 20वीं सदी में या घा है 11वीं सदी में। तो इसका सही जवाब है 2 सदी पहले, 200, ठीक है। अब चलते हैं, हिंदी भाषा की लिपि है, तुरंत बता दिया क्या? चलो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। का है ब्राह्मी लिपि, खा है रोमन लिपि, गा है देवनागरी लिपि या घा गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, याद रखिएगा, देवनागरी। कहानी है,
कौन इन ऑप्शंस में से कहानी है, क्योंकि कुछ निबंध है, कुछ आत्मकथा है, कुछ रिपोर्टाज है, कुछ भाषण का एक अंश है, तो इसमें से कहानी कौन सा है भाई? कुछ व्यक्ति चित्र भी है। कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या कहानी है? खा है बहादुर, जो कि नेपाल से आया था एक बच्चा, या गा नौबत खाने में इबादत, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित था, या घा परंपरा का मूल्यांकन, कि हम परंपरा से किस तरह से क्या सीख सकते हैं, हमारी भारतीय परंपरा क्या है। तो इनमें से कहानी है बहादुर। एक कहानी है, कहानी विधा में लिखी गई है, जिसमें एक ऐसे गरीब बच्चे के जीवन से संबंधित जो कहानी है उसमें लेखक ने बताया है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? अभी अभी जो बहादुर कहानी है उसके कहानीकार कौन है? का नलिन विलोचन शर्मा, खा अमरकांत, गा विनोद कुमार शुक्ल, या फिर घा अशोक वाजपेयी। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी। याद रखिएगा, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अगला प्रश्न, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? जिन्होंने बहादुर कहानी लिखी उनका जन्म कब हुआ था? का जुलाई सन 1925, खा जुलाई 1926, जुलाई 1924, या जुलाई 1927? हुआ तो है जुलाई में, लेकिन सन कौन सा था? कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हम बिल्कुल नहीं होते हैं जब हमें याद होता है, हम कंफ्यूज जब होते हैं जब हमने पढ़ा नहीं होता है। आशा करती हूँ आपने पढ़ा है। और अब याद रखिएगा कि अमरकांत जिन्होंने बहादुर कहानी लिखी है उनका जन्म जुलाई सन 1925 में हुआ था। ठीक है, अगला है युधिष्ठिर में समास बताइए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े भाई, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ तो कर्ण को भी माना जाता है, परंतु वो कहते हैं ना कुंवारी के कर्ण भय, तो वो कुंवारे में उनका जन्म हुआ था सूर्य के प्रताप से। तो यहाँ पर युधिष्ठिर है पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र। तो युधिष्ठिर में समास कौन सा है? का द्वंद्व समास है क्या? खा बहुब्रीहि समास है क्या? गा द्विगु समास है, या तत्पुरुष? क्या आपको पता है इसमें क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ। द्वंद्व मतलब दोनों पद एकदम इक्वल हो, द्वंद्व, कोई छोटा कोई बड़ा ना हो। खा बहुब्रीहि, जहां तीसरे की ओर संकेत किया जाता है। गा द्विगु, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। और खा तत्पुरुष, जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। अब युधिष्ठिर में जो समास है वो होगा तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आया? तत्पुरुष है क्योंकि इसमें कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? अब नहीं है वाला प्रश्न आया है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि कौन सा समास, अब हो सकता है कोई जल्दबाजी में सुन ले, पढ़ ले कि इनमें से कौन से शब्द में द्वंद्व समास है, और नहीं को देखे ही नहीं। प्लीज ध्यान पूर्वक आप उत्तरों को पढ़ना। जो बच्चे, जो स्टूडेंट ध्यान पूर्वक प्रश्नों को पढ़ लेते हैं उनका पेपर बहुत सही जाता है, ये तो पक्का है। पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ऑल द बेस्ट। बार बार मैं यही कहूंगी कि मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? का है न्यून अधिक, न्यून और अधिक, राजा और रंग, गंगा यमुना, पाप पुण्य। तो यहां पर नहीं है पाप पुण्य में, ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि ये है विलोम। षडानन, षडानन में समास बताइए। षडानन, षडानन बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, अव्यय भाव। षडानन में है बहुव्रीहि समास। ठीक है, एकानन, चतुरानन, पंचानन, षडानन, दशानन, इस तरह से ये 6 हैं आनन जिसके, उसके बारे में बात की जा रही है। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कौन सी विधा है परंपरा का मूल्यांकन? का है कहानी, खा है निबंध, गा है संस्मरण, और घा है लघु कथा। तो परंपरा का मूल्यांकन ये जो है वो है आपकी निबंध, निबंध का अंश है ये परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है?
ऐसे कौन से लोग होते हैं जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा उनको मानते हैं? तो का है जो लकीर के फकीर होते हैं, खा है जो रूढ़िवादी होते हैं, गा है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या फिर घा जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो यहां पर किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ नया हम करें, कुछ नई खोज, कोई नए आविष्कार हम करें। तो इनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। जब उनको ज्ञान होगा तभी तो वो परिवर्तन करना चाहेंगे। जब जिस बारे में कुछ जानेंगे नहीं तो उसका परिवर्तन कैसे किया जाएगा? अगला है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या 4 फरवरी 1935। तो उनका जन्म हुआ था 4 फरवरी सन 1938। 38 बिरजू महाराज, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? का लखनऊ घराने से है, खा डुमराव घराने से है, गा बनारस घराने से है, या घा किसी भी से भी नहीं। तो उनका जो संबंध है वो लखनऊ घराने से है, क्योंकि डुमराव से तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है। स्वदेश में उपसर्ग बताइए। स्वदेश, सुदेश, सत देश, समदेश। तो क्या होगा उसमें? होगा स्व प्लस देश, मतलब हमारा देश। अगला, अलविदा में उपसर्ग बताइए। अलविदा दोस्तों, नहीं कह रही हूं, मैं नहीं कह रही हूं, मैं तो आपसे अलविदा नहीं कह सकती क्योंकि हमें तो बने रहना ना। अलविदा में उपसर्ग है अ, खा अन, गा अल या घा एन। तो यहां है अल और विदा। एन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? एन, आ, अल, खुश। तो इसमें भी आएगा एन। बहुत इजी है, प्लीज बेटा ध्यान से सुनिए और याद रखिए। आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। आविन्यो याद है, एक बहुत सुंदर सा शहर। हाँ, संगीत का केंद्र, कला का केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र। तो वो रहा था आविन्यो कला केंद्र, ठीक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है वी लव का लाविन्यो, ला मादा मोजेल दाविन्यो, ला शत्रुज। नदी के किनारे भी नदी है। पिकासो की जो प्रसिद्ध रचना है वो ला मादा मोजेल दा अवेन्यू, ठीक है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली, जब वो अपने पिताजी के साथ साथ मछली मार्केट जाते हैं और वहां से मछली खरीद कर लाते हैं और सोचते हैं कि काश एक मछली को बचा लिया जाए। याद आया? तो कौन से? उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग या मजदूर वर्ग? तो इसमें जो चर्चा की गई थी वो निम्न मध्य वर्ग की गई थी। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 5 फरवरी सन 1827, 6 जनवरी सन 1937, 14 नवंबर सन 1867 या फिर 1 जनवरी सन 1937। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी। विनोद कुमार शुक्ल 1 जनवरी 1937। प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। का है प्रा, खा है प्रति, गा है परी, घा है परा। प्रतिबिंब तो प्रति ही होगा ना। यस। धमाका, धमाका में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मतलब वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं। अभी उपसर्ग की बात कर रहे थे, वे शब्दांश जो शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। धमाका, का है आंख, खा है अख, गा है आका, घा है अक्कड़। तो ये होगा धम प्लस आका। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? आऊ, आड़ी, आकिया, आ। तो यहां पर आ जाएगा आ। गुजार प्लस आ, ठीक है। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। औद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण, उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण या औद्योगीकरण। बहुत मात्राओं का ध्यान रखना। यहां पर ऊ है, यहां पर ओ है, यहां पर औ है और यहां पर गा में भी मात्रा डिफरेंस है और यहां औ भी है, ये भी है और ये भी है। कौन सा सही होगा? ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करना। उद्योगीकरण लिखा है, औद्योगीकरण लिखा है, औद्योगिकीकरण लिखा है या औद्योगीकरण होगा? तो आंसर होगा आपका औद्योगीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं। का है विनोद कुमार शुक्ल, खा है यतीन्द्र मिश्र, गा है अशोक वाजपेयी या घा अमरकांत। तो इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी।
जिन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में लिखा है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में? तो उनका जन्म हुआ था बिहार के डुमराव नामक गांव में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर सुने हैं आपने नाम? तो ये थे अंग्रेजी भाषा के कवि। टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉलस्टॉय के घर में कितना सुंदर उनका घर था, चारों तरफ सजा हुआ था, सब कुछ एज इट इज रखा हुआ था, और जब लेखक वहां पहुंचे तो वो चकित रह गए उनका सब कुछ देखकर। तो किस देश के साहित्यकार थे वो? अमेरिका के, इटली के, रूस के या दक्षिण अफ्रीका के? तो वे थे टॉलस्टॉय रूस के लेखक। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द का आपको चुनाव करना है। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक? तो ये हो जाएगा रासायनिक। रासायनिक यही सही है, क्योंकि ये रासायनिक है, ये रासायनिक है, ये रासायनिक है, तो यही सही जवाब है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। सर्वावसर। सही शब्द का चुनाव, बहुत प्रश्न आ रहे हैं तो ध्यान से सुनना। का है सर्वावसर, खा है सर्वावसर, गा है सर्ववासर या सवर्वासर? तो यहां आ जाएगा आपका सर्वावसर, सर्वा। ठीक है, ये गलत है, सर्ववासर है, ये सवरावासर है, तो ये सर्ववासर है, सर्वावसर। ठीक है, सर्वावसर, सभी अवसर। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अभी शब्द पूछे जा रहे थे, सही शब्द, अब सेंटेंस या वाक्य पूछे जा रहे हैं। तो क्या है? ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान देना। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ये पुस्तकें बांट दो छात्र को। कौन सा जवाब होगा? हाँ हाँ बोलो। प्रीवियस पेपर में राजीव ने बहुत उत्तर दिए थे, वेल डन राजीव। और सभी भी इसी तरह से देखिए और उत्तर दीजिए। तो हमें देखना है यदि प्लूरल एक शब्द है तो दूसरा भी प्लूरल ही होगा। ठीक है, अर्थात यही सही होगा। ये पुस्तकें छात्रों में बांट दो, क्योंकि एक है पुस्तक, छात्रों में कैसे बांट देंगे एक पुस्तक? ये पुस्तकें एक छात्र को देना है क्या? ये पुस्तकें बांट दो छात्र को, तो ये भी गलत है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम और सीता वन में गए। राम और सीता वन गए। राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन की ओर गए। तो इसमें भी होगा राम और सीता वन को गए। ठीक है। गुरु नानक की रचना है अति सूधव सलेट को मारता है। मोह असुआ नहीं ले बरसी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, या स्वदेश। तो गुरु नानक जी की जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात हर परिस्थिति का जो सामना करते हैं, वही उनकी रचना थी। नेक्स्ट है, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु अर्जुन देव जी ने? बात की जा रही है सिख धर्म के प्रवर्तन की, तो गुरु नानक जी ने ही किया। अयनी का अर्थ क्या है? का आंख, खा प्रेम, गा सखी या घा खजाना। प्रेम अयनी श्री राधा, तो यहां पर है खजाना, प्रेम का खजाना। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्म संबंधी? प्रेम वाटिका जो रचना है वो है प्रेम निरूपण की। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, बेटा वाक्य और शुद्ध शब्द, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान दीजिए वर्तनी पर, शुद्ध शब्दों पर और सही वाक्यों पर। ठीक है। गाय और बैल घास चर रही हैं। गाय बैल घास चर रहे हैं। गाय बैल घास चर रहे हैं। गायें एवं बैलें घास चर रही हैं। तो आ जाएगा यहां पर गाय बैल घास चर रहे हैं। ठीक है। आहट, आहट, अब ऐसे देखा करो, आहट का लिंग निर्णय करना है। आहट आ रही होती है, आहट आ रहा होता है, तो ये है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो इसमें से आ जाएगा स्त्रीलिंग, क्योंकि हम कहते हैं कहां से आहट आ रही है, मुझे कहीं से आहट सुनाई दे रही है। हम ये नहीं कहते कि आहट सुनाई दे रहा है, गलत है। तो आप लिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बोलने में या लिखने में भी आपकी लिंग मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में मिस्टेक हो जाती है बेटा, बहुत ध्यान से देना। सेंटेंस देखना,
जो मैं बोलती हूँ उन वाक्यों को सुनना, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य दिए उनको पढ़ना, तो आपको बहुत सही हो जाएगा। क्लियर। ताज का लिंग निर्णय करें। महाराज के सिर पर ताज है, ताज बड़ा अच्छा लग रहा है। हम ये तो नहीं कहते ताज बड़ी अच्छी लग रही है, क्या कहते हैं? बड़ा। तो ये क्या होगा? पुल्लिंग। तकिया का लिंग निर्णय करें। तकिया कहां रखी है कहते हैं या तकिया कहां रखा है कहते हैं? क्या कहते हैं? का है पुल्लिंग, खा है स्त्रीलिंग, गा है उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो तकिया कहां रखा है? पुल्लिंग। ठीक है। अगला है घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरियो पीर हिये बरसो। में किस कवि का नाम आया है? का प्रेम धन, घा खा घनानंद, गा घनश्याम या बिहारी लाल। घनानंद आया है। घनानंद किस काल के कवि थे? का है भक्ति काल, खा है गाथा काल, गा है छायावाद, या घा रीति युग। तो ये थे रीतिकालीन कवि घनानंद जी। चलिए, तो ये हमारा जो खंड का था 60 प्रश्नों का वो हुआ समाप्त। 60 में से आपको करना है 50, 10 आपके ऑप्शंस में रहेंगे। सोच समझकर 50 को टिक कीजिएगा। 50 के बाद आप भले ही कोई सही भी टिक कर देंगे तो उसको चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम खंड बा पर। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को ध्यान में पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न, क्योंकि जो भी है उसमें से एक का आपको उत्तर देना है। हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा नहीं करना कि सभी गद्यांशों के उत्तर देते गए, लिखते गए और आपका समय ही समाप्त हो जाए। प्रश्न को इतनी ध्यान से पढ़ना कि आप उत्तर सही लिख सकें। आते हैं, पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी ने आज से 30-35 वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए कई प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिसका केंद्र शारीरिक श्रम और उत्पादन कार्य था और जिसका सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक शिक्षा के प्रति क्रांति थी जो भारत में कई सालों में अंग्रेजी शासन में परंपरागत प्रणाली पर बनी थी, जो अनुत्पादक और पुस्तकीय थी और जिसमें परीक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। हो सकता है कि उससे प्राथमिक अवस्था में शिक्षा के रूप में कोई आमूल परिवर्तन आया हो, किंतु इतना अवश्य है कि एक अधिक बड़े क्षेत्र में शिक्षा संबंधी विचार और व्यवहार पर गहरी छाप पड़ी। हमारा यह भी विश्वास है कि इस प्रणाली की मूल बातें तत्वतः ठीक हैं और थोड़े संशोधन से, मतलब संशोधन मतलब थोड़ा सुधार किया जाए तो उन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली की न केवल प्राथमिक अवस्था पर अपितु मतलब किंतु सारी ही अवस्थाओं पर शिक्षा का अंग बनाया जा सकता है। ये 3 बातें इस प्रकार हैं। यदि इन 3 बातों को इस शिक्षा प्रणाली में ऐड किया जाए तो बहुत कुछ सही हो सकता है। क्या है? शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप, मतलब शिक्षा के माध्यम से जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहा है उससे वो अपने लिए कार्य ढूंढ सके, अर्थात उसके पास बहुत सारे अवसर आए, अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई भी कर सके। खा है पाठ्यचर्या का उत्पादक कार्यकलापों और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध हो। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्पादक है वो सभी कार्यकलाप चाहे भौतिक हों चाहे सामाजिक हों और पर्यावरण से सबसे सहसंबंध रखता हो। ठीक है। अगला है स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध, क्योंकि विद्यालय और समाज एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ना तो समाज के बिना विद्यालय का कोई महत्व है, ना ही विद्यालय के बिना समाज उन्नति कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें शामिल होंगी तो शिक्षा बहुत बेहतरीन हो जाएगी। प्रश्न है, गांधी जी ने किस शिक्षा का आंदोलन शुरू किया? गांधी जी ने बुनियाद एकदम बेसिक, ठीक है, बेसिक्स इन एजुकेशन, यही शुरू किया उन्होंने, बुनियादी शिक्षा का आंदोलन। सामाजिक जीवन से उसका कैसा संबंध था? सामाजिक जीवन से गांधी जी का बहुत घनिष्ठ संबंध था। जब समाज से हम सब कुछ जान पाएंगे, उसकी आवश्यकताओं को जान पाएंगे और उन्हीं के आधार पर ही हम शिक्षा में शामिल करेंगे महत्वपूर्ण बातें, तो वो समाज के हित और कल्याण के लिए अवश्य सही सिद्ध होंगी। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति कैसी थी? अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति अनुत्पादक और पुस्तकीय थी, सिर्फ और सिर्फ बुकिश थी। वो उससे कोई मतलब वो बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, या फिर यूं कह सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान तो हो रहा था लेकिन विद्यार्थी समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना चाहिए,
उससे वो अनभिज्ञ था। तो गांधी जी ने बेसिक्स इन एजुकेशन या जो भी थे शिक्षा को मूल आधार बनाकर समाज से बहुत कुछ जाना, उसके रूप में वो शामिल किए, जो 3 वैल्यूज बताई। बुनियादी शिक्षा के क्या लाभ हैं? बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, शिक्षा संबंधी विचार और व्यवहार पर गहरी छाप पड़ी। तो बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, जन जन की चेतना जागृत हुई और सब में बहुत अच्छे अच्छे विचारों का उत्सर्जन हुआ। शिक्षा संबंधी विचार और व्यवहार पर गहरी छाप भी पड़ी, व्यवहारिक भाषा में कुशलता आई, समाज और विद्यालय के संबंध में मधुरता आई, जिससे समाज और भी विकसित हुआ। बुनियादी शिक्षा पद्धति में मुख्य 3 बातें कौन सी हैं कि सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि जो मतलब जानना नहीं, ये शामिल करना होगा कि जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है क्या वो समाज के हित के लिए है, क्या वो विद्यार्थी जो ग्रहण कर रहा है उससे कमाई का साधन है। तो शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कमाई कर सके, अर्न कर सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। अगला है पाठ्यचर्या का उत्पादक, जो भी करिकुलम है उसमें कार्यकलाप और भौतिक सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध स्थापित हो और स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध भी हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो कि गद्यांश है। इनमें से कोई एक आपको करना है, जो आपको बेस्ट लगेगा। वहां 2 दिए जाएंगे आपको परीक्षा में, तो दोनों को मत करना, कोई एक आपको करना है। यहां हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पिता इमानुएल एवं माता कैरोलिन एंड्रिटा आलसिला के आंगन में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। ठीक है, वह शैशवावस्था से ही बहुत कमजोर थे। किसका? अल्फ्रेड नोबेल। बहुत कमजोर थे, सर्दी जुकाम से, बुखार से हमेशा पीड़ित रहते थे, मन से भी वे बहुत भावुक थे। इन सब के बीच कर गुजरने का जज्बा उनमें भरा था। भले ही शारीरिक रूप से कमजोर थे, बीमारियां उन्हें घेरे रहती थी, फिर भी उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उनके इसी जज्बे ने विश्व को डायनामाइट दिया। एक बार टपक रही नाइट्रोग्लिसरीन पर उनकी नजर पड़ी, जो टपकने के साथ रेत पर जमती जा रही थी, तो उन्होंने उसी के आधार पर डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। ठीक है, कि आविष्कार या जो भी क्रिएटिव लर्नर रहता है वो हर एक चीज से, हर एक जगह से, हर एक व्यक्ति से, वातावरण के कण कण से कुछ सीखता है। ठीक है, यही उन्होंने किया। उन्होंने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाया, कारखाना खोलने के लिए अनेक देशों को पत्र लिखे, परंतु खतरनाक विस्फोटक होने के कारण किसी ने उनकी सहायता ही नहीं की। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंततः फ्रांस के तत्कालीन सम्राट नेपोलियन तृतीय ने स्वीकृति दे दी। कालांतर में कई देशों में इसकी फैक्ट्रियां खुल गईं और उससे उनके पास अकूत संपत्ति अर्जित हो गई। बहुत धन संपत्ति उन्होंने कमाई। अपनी मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपनी अपार धनराशि का बड़ा भाग 25 लाख पाउंड की वसीयत पुरस्कारों के लिए निर्धारित कर दी। उसकी मृत्यु के पश्चात 10 दिसंबर सन 1901 को उनकी बरसी पर पहली बार नोबेल फाउंडेशन ने 5 पुरस्कार दिए। ये पुरस्कार भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वालों को दिए गए। तो ये उन्होंने जितनी भी धन संपदा अर्जित की वो पुरस्कारों के लिए उन्होंने दान दे दी और तभी से इन पुरस्कारों का भी जन्म हुआ। प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब और कहां हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर सन 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम जगह में। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कैसे किया? क्या देखा था उन्होंने देखा कि एक बार टपक रही नाइट्रोग्लिसरीन पर जो उनकी नजर पड़ी वो टपकने के साथ रेत पर जमती भी जा रही थी। ऐसा नहीं कि वो जम नहीं रही थी, गिरती जा रही थी, फैलती जा रही थी, बिखरती जा रही थी या अवशोषित होती जा रही थी, अब्जॉर्ब होती जा रही थी, वो जम रही थी। उन्होंने उसी के आधार पर डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। अगला है, अल्फ्रेड को कारखाना लगाने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि वो भारी खतरनाक विस्फोटक था और हर कोई देश साधारण मतलब किसी ने उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन खतरनाक विस्फोटक होने के कारण अल्फ्रेड को डायनामाइट निर्माण के लिए कारखाना लगाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। ठीक है, फिर उनको दिया। सर्वप्रथम डायनामाइट का कारखाना किस देश में खुला था? तो सर्वप्रथम डायनामाइट का कारखाना फ्रांस में खुला था, फ्रांस में, याद रखना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार जो भारत में सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्राप्त हुआ था, उस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए जाते हैं?
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर सन 1901 को हुई। ये पुरस्कार दिए जाते हैं भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में विशिष्ट करने वालों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य पर इस पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी, जो कि भारत से पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा जल्दबाजी में आप जितने लिखे हैं सबके सब मत लिखने लगना, समय चला जाएगा। समय जो है ना भागता है, चलता नहीं है, दौड़ता है। ऐसा लगता है अरे बाप रे आधा घंटा बचा है, हम क्या करें। तो आपको बड़ी सोच समझ के साथ जो रीडिंग टाइम 15 मिनट दिया जाएगा ना, उसमें बेहतरीन तरीके से सिर्फ रीड करना है और ये यहाँ पर बरसाते रखना कि मुझे कौन सा वाला करना है, इसका उत्तर मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, या लिखूंगी। तो अब है, मनुष्य नाशवान प्राणी है। ऑफ कोर्स मनुष्य नश्वर है। नश्वर या नाशवर मतलब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। शाश्वत मतलब जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा रहता है। तो मनुष्य तो नश्वर है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान हैं, चाहे जो महान पुरुष हों चाहे कोई हो, सब नाशवान है। वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ ही देते हैं, पर वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। कुछ महान व्यक्ति, कुछ महानुभाव जो जीवन में अपने कर्म को सर्वोपरि रखकर सबके लिए परोपकार की भावना मन में लेकर, दुनिया के हित और कल्याण की भावना को लेकर अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि हमारी उम्र से कई ज्यादा लंबी होती है हमारे कर्मों की, हमारे व्यवहार की, व्यक्तित्व की और आचरण की उम्र। हम तो चले जाते हैं लेकिन हमारा व्यवहार और हमारा आचरण युगों युगों तक रहता है। ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे थे, ठीक है। तो यही दिया है कि जो महान व्यक्ति रहते हैं वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी रहते हैं, वो कभी नहीं मरते, वो नश्वर नहीं है, वो युगों युगों तक चलते रहते हैं। आप देखिए ना, रामचरितमानस या कुरान या बाइबल की हम बात करें या गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, हर किसी पौराणिक कथाओं की बात करें या कुछ ऐसे जैसे ऋषि दधी जी की बात करें, दानवीर में कर्ण की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, बहुत सारे उदाहरण हैं जो फिजिकली यहाँ पर नहीं है लेकिन जिनके मूल्य और वैल्यूज आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। ये ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, उनमें गांधी जी को यदि आज भी बड़ा नहीं माना जाता तो भी भविष्य में उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा बल्कि जीवन धारा को सदा एक और अविभाज्य माना। वे स्वार्थ या मतलब उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं थी, तभी तो सिर्फ एक धोती और लाठी के सहारे अपना संपूर्ण जीवन बिता दिया। जबकि आर्थिक संपन्नता थी, वे चाहते तो अपने सुख चैन के लिए वो सब ना त्यागते, लेकिन उन्होंने त्याग दिया। जब उन्होंने गरीबों की स्थिति देखी कि जिन किसी पर तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं है, किसी के पास 2 जून की रोटी तक नहीं है, तभी से उन्होंने ये संकल्प लिया और उस संकल्प का जीवन पर्यंत पालन किया। जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं, वे वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं, उसी भवन के अलग अलग पहलू हैं। गांधी जी ने मानव जीवन के इस नव कथानक की व्याख्या ना किसी हृदय को स्पर्श करने वाले वीर काव्य की भांति की और ना किसी दार्शनिक महाकाव्य की भांति ही। उन्होंने मनुष्य की आत्मा में अपने को निम्नतम रूप में उचित कार्य करने के प्रति निष्ठा, किसी ध्येय की पूर्ति के लिए सेवा और किसी विचार के प्रति स्वार्पण के बीच सतत चलने वाले, सतत मतलब कंटिन्यू, लगातार। सतत का क्या अर्थ होता है? लगातार, ठीक है, निरंतर, सतत चलने वाले संघर्ष के नाटक की भांति माना है। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व नहीं दिया, मतलब जो चाहिए उसको सिर्फ महत्व नहीं दिया, बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों पर ध्यान दिया। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी कभी हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर फोकस्ड रहते ना, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम जहां से जा रहे हैं वो रास्ता कैसा है, तो हम भटक कर या हम ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, याद रखना आप लोग कि जिस भी लक्ष्य को आपने चुना है, मार्ग पर विशेष ध्यान रखना। साध्य तो हम प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन साधन और माध्यम पर ध्यान रखना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूं कि मान लीजिए मम्मी ने कहा कि जल्दी से दादाजी को ये चाय दे आओ, ठीक है। दादाजी नीचे वाले कमरे में और मम्मी ने ऊपर से भेजा। अब हम कहें दादाजी को चाय देने जाना, हम देख ही नहीं रहे, चाय को देख रहे हैं और नीचे हम देख ही नहीं रहे, तो हम गिर जाएंगे, सीढ़ियों से गिर जाएंगे, चाय वाय सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारे मन और मस्तिष्क में जुनून बिठाए रखना है, लेकिन रास्ते पर कि किस मार्ग पर हम जा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, साध्य के साथ साथ उसकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी हालत में मुझे तो ये चाहिए, नो। उससे नकारात्मकता भी मन और मस्तिष्क में विराजित हो जाती है, जो हमें पथ भ्रष्ट कर देती है। ठीक है, तो हमें आराम से सही साधनों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। अगला अब आया है प्रश्न पहला, उपर्युक्त गद्यांश का एक समुचित शीर्षक दीजिए। सबसे उचित, समुचित मीन्स सबसे उचित शीर्षक कौन सा होगा? अमर महापुरुष। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की है, जो महापुरुष गए लेकिन आज भी हमारे साथ हैं और सदियों तक, युगों युगों तक हमारे साथ रहेंगे। उनकी प्रेरणा हम सबको मार्गदर्शित करेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य मनुष्य और महापुरुष में क्या अंतर है भाई? अब ये भी देख लो। सभी जीव नाशवान है, सबको जिनका जन्म हुआ है उनको मरना ही है। सामान्य एवं महापुरुष दोनों का जन्म एवं मरण अवश्य होता है, बिल्कुल ये तो जरूर है, लेकिन साधारण मनुष्य के मरने के बाद उसका यशोगान नहीं होता, कोई उसकी जय जयकार नहीं करता। गए आए, कब कहाँ आए पता ही नहीं चलता, कितने आए होंगे कितने चले गए कोई याद नहीं रखता। जबकि महापुरुष का यशोगान होता है, महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो सामान्य पुरुष और महापुरुष में यही अंतर होता है कि वो मरकर भी जिंदा रहते हैं और उनका युगों युगों तक नाम बना रहता है। अगला है, महापुरुषों को याद क्यों किया जाता है? उनके याद करने के पीछे क्या कारण है? महापुरुषों द्वारा किया गया कार्य चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी मतलब हमेशा के लिए। समय के साथ साथ उनका प्रभाव बढ़ता है, उनके कार्य आदर्शों से प्रेरित होते हैं, अपनी कीर्ति के कारण वे सदा याद किए जाते हैं, इसलिए उनको हमेशा याद किया जाता है, उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी को भविष्य में सबसे बड़ा क्यों माना जाएगा? हाँ, एक प्रश्न आया है कि गांधी जी को भविष्य में सबसे बड़ा माना जाएगा, इसके पीछे क्या विचार होंगे? तो गांधी जी ने अपने जीवन को गतिविधियों में नहीं बांटा। गतिविधियों मतलब कि मेरे लिए क्या सही है, या ये सही रहेगा या वो सही रहेगा। उन्होंने सेल्फ या स्व को तो कभी महत्व ही नहीं दिया। शायद उन्होंने जीवन धारा को एक अविभाज्य माना, जिसको भाग नहीं किया जा सकता कि यहाँ चला जाऊंगा, चलो वो भी कर लूंगा। मतलब उनका जो एक निष्ठ समर्पण भाव था, जीवन की गतिविधियों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भागों में बांटना उनकी दृष्टि में उत्तम नहीं था। वे उन्हें एक ही जीवन धारा की उपधाराएं मानते थे। इस नवीन दृष्टिकोण के कारण उन्हें भविष्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप थोड़ा नहीं समझ रहे हो कि ये है सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं समाज सुधारक, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ समाज का वीणा उठाया कि हम समाज में कल्याण करना चाहते हैं। ठीक है, किसी ने कहा कि हम आर्थिक संपन्नता लाना चाहते हैं, तो किसी ने कहा कि हम मोरल वैल्यूज लाना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास करेंगे। लेकिन गांधी जी ने किसी एक को नहीं चुना, उन्होंने सबको एक साथ अपनाया। उनमें समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की वो भी थी इच्छा, मतलब जिज्ञासा भी थी, और वे उन्होंने किया भी। साथ ही साथ उन्होंने आर्थिक संपन्नता के भी लिए कार्य किए। लोगों की गरीब को देखकर उन्होंने अपने आप को ही एक साधु, मतलब माँ खादी की चादर दे दो, बचपन एक हमने कविता पढ़ी थी, माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। सिर्फ धोती और एक छोटा सा गमछा पहने रहते थे। वे चाहते तो आर्थिक संपन्नता के साथ सूट वूट कोट वोट पहनकर रहते ना, उससे उनको क्या कहता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन उनके मन में गरीबी या गरीबों के प्रति वो मार्मिकता उत्पन्न हुई कि उन्होंने वो भी त्याग दिया। ठीक है, तो आर्थिक संपन्नता साथ ही साथ नैतिक, उन्होंने हमेशा बड़े छोटे या जो हमारी बराबरी के व्यक्ति हैं उनके साथ सम्मान, और उनका देखिए ना हथियार या औजार भी क्या थे, सत्य और अहिंसा। अंग्रेजों को सत्य और अहिंसा के बलबूते पर उन्होंने नाकों चने चबाए थे। उन्होंने नरम दल की स्थापना की कि कुछ भी हो जाए ठीक है,
हम ये नहीं करेंगे। तो आखिरकार विनम्रता के आगे कहते हैं ना कि कितने से कितना बड़ा पहाड़ भी झुक सकता है और छोटी से छोटी बात को बढ़ाया भी जा सकता है। यदि विनम्रता है तो बड़ी से बड़ी बात को छोटा भी किया जा सकता है। ऐसा ही उन्होंने किया। तो उन्होंने यही कहा कि वे उन्हें एक ही जीवन धारा की उपधाराएं मानते थे। ये सभी उन्होंने अलग अलग नहीं माना, इन सब को उन्होंने एक ही माना कि ये सब एक है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे नैतिक हो, ये सब एक है। इस नवीन दृष्टिकोण के कारण उन्हें भविष्य में सबसे बड़ा माना जाएगा। और जहां तक लेखक का मत सही है। अगला है, गांधी जी ने मानव जीवन की व्याख्या किस प्रकार की थी कि मानव जीवन कैसा होगा। गांधी जी की मानव जीवन की व्याख्या हृदय को छू लेने वाली है, मन को छू लेने वाली है। उन्होंने जीवन को सतत चलने वाला संघर्ष नाटक माना। जीवन क्या है? सतत, कंटिन्यू, लगातार, निरंतर चलायमान। कुछ लोग कुछ काम करके अरे भैया अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना है, बस रुक गए। रुकना तो नहीं है ना, जहां रुके वहीं जीवन रुक जाता है। बहता पानी पीने योग्य हो जाता है और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, जिसको पिया नहीं जाता। ठीक है, जीवन में संघर्ष मतलब जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, लाभ हानि, ये सब लगे रहते हैं क्योंकि जीवन है। आप देखिए ना, जैसे हार्ट बीट्स ऐसी रहती हैं, उतार चढ़ाव आए, कभी अप्स एंड डाउन्स आए, इस तरह से होती हैं हार्ट बीट। हम क्या चाहते हैं? जीवन में कोई मुश्किलें ना आए। तो देखिए स्ट्रेट हो गई। अब क्या जीवन है? नहीं है। जीवन ऐसा ही है, उतार चढ़ाव आएंगे। जहां ऐसा हुआ वहां जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो मृत समान है। तो गांधी जी ने, उन्होंने जीवन को सतत चलने वाला माना है। ये जीवन है और ये है मृत्यु। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, सुख दुख आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और जिसने इन उतार चढ़ाव से हार मान लिया तो वो तो समझ लो फिर जीवन को सही रूप से जिया ही नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे तभी तो जीवन है। जहां हम कहें नहीं भगवान मुझे कोई दुख मत देना, तो फिर पहुंच जाना है वहीं के पास, उसके पास। ये है तो जीवन है। ठीक है, किसी ध्येय की, साथ ही साथ उन्होंने जीवन के सतत चलाने वाले संघर्ष का नाटक माना है। किसी ध्येय मतलब लक्ष्य की पूर्ति के लिए तथा किसी विचार के प्रति स्वार्पण के बीच सतत संघर्ष चलता रहता है। कोई भी, वो सुना होगा ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका जुटाना होता है, तब जाकर उसका एक घोंसला बनता है। और हम और आप उस घोंसले को सफाई में मिटाकर फेंक देते हैं। कितनी मुश्किल हो सकता है उसने सारा जीवन लगा दिया हो। तो ये जब हर जीव जंतु, जबकि मनुष्य को तो बुद्धि दी है, वाक शक्ति दी है, फिर भी निराश हो जाते हैं। किसी भी कंडीशन में प्यारे बच्चों कभी भी निराश मत होना। चाहे परीक्षा में थोड़े कम अंक आ जाने पर निराश हो जाते हैं, कभी कुछ सुनने में आ जाता है, कभी कुछ सुनने में आ जाता है। नो नेवर। जीवन बहुत अनमोल है। परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और संघर्ष करना ही हमारा धर्म है, कर्म ही हमारा धर्म है। और प्रॉब्लम्स हमसे कभी बड़ी नहीं होती। एक दरवाजा बंद है, दूसरा खुला अवश्य रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ खड़े हैं, अब हमें जाना है बाहर, तो थोड़ा सा दरवाजा हमारा दूर है, तो क्या दरवाजा यहां चलकर आएगा? हमें जाना होगा ना। तो हर एक समस्या का समाधान है। इसी तरह से संघर्ष सतत लगातार चलता रहता है, ऐसा उनका विचार था और उनके विचार के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। चलते हैं अगले पर। कृष्ण भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण को आराध्य मानकर बड़ी व्यापकता के साथ प्रेम तत्व की अभिव्यंजना की गई है। अर्थात व्यापकता मतलब बहुत ही बड़े रूप में, विशाल रूप में। जब भी प्रेम की बात आती है, श्री राधे श्री कृष्ण का नाम सर्वोपरि लिया जा रहा है, युगों युगों से लिया जा रहा है, लिया जाता रहेगा। सूरदास ने कृष्ण जन्म से लेकर उनके मथुरा जाने तक की कथा विस्तार से प्रस्तुत की है। सूरदास जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। ठीक है, तुलसीदास, सूरदास जी का जन्म 1478 से 1583। यस, ठीक है। उन्होंने कृष्ण के बाल सुलभ भावों को, क्रीड़ाओं का सहज एवं स्वाभाविक चित्र भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने सूर सागर में वात्सल्य रस की धारा बहा दी, वात्सल्य रस की धारा बहा दी, प्रेम रस की धारा बहा दी। सूर ने बाल क्रीड़ाओं और वात्सल्य से पूर्ण माता पिता के प्रेम का निश्चल चित्र प्रस्तुत किया है।
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सांझ पड़े ग्वालन के पहुंचे, भैया दाऊ मोए पठाए, उसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, तो इन चित्रणों में सूर का प्रेम छलक छलक पड़ा है। सूर एवं अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में ही स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में इतना खुलापन मिलता है। सूर के पूर्व पद सिद्ध, नाथ एवं संत कवियों ने स्त्री को माया का प्रतिरूप तथा संसार की सारी बुराइयों की खान कहा था। देखो बहुत ध्यान से सुनना, नाथ और संत कवियों ने स्त्री को माया का प्रतिरूप तथा संसार का सारी बुराइयों की खान कह दिया था। किसको? स्त्री को। तुलसीदास भी प्राय स्त्री के प्रति यही धारणा रखते हैं। कहा था ना, ढोल कवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे मन में प्रायः ये प्रश्न उठता है, बिल्कुल उठता है, मेरे मन में तो उठता ही है। मैंने कई प्रकार से ये प्रश्न किए कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं सूरदास जी, कैसे लिखा उन्होंने, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर जो संत कवि थे उन्होंने भी यही किया कि सूरदास के काव्य में स्त्री स्वाधीनता और स्त्री पुरुष के संबंधों में इतनी स्वच्छंदता का आगमन कैसे हो गया, जबकि उनके पूर्व के कवियों में ऐसी परंपरा नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने तो स्त्रियों को बिल्कुल एक कोने में रख दिया था और क्या कह दिया था कि बुराइयों की खान है ये स्त्री। तो क्या कारण था इसके पीछे? क्या उन्होंने स्त्री को सम्मान नहीं दिया था? उन्होंने इतनी दयनीय स्थिति कैसे बनाई स्त्री की, उनसे पहले जो कवि थे? फिर देखिए, कुछ इतिहासकारों ने ब्रज प्रदेश में अमीरों की उपस्थिति को इसका आधार माना है तथा पशुचारण सभ्यता के अवशेष के रूप में इसकी व्याख्या की है। उनकी मान्यता है कि अमीरों के समाज में स्त्री पुरुष समान रूप से खेती और पशुपालन लेते थे। अभी पितृसत्तात्मक मतलब पुरुष वर्चस्व जो समाज था, जिसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद रखकर सिर्फ और सिर्फ यही माना जाता था कि ये सिर्फ रोटी बनाएंगी, बच्चों का पालन पोषण करेंगी, बस, उसके अलावा कोई स्वतंत्रता नहीं। सामंती समाज की मर्यादाओं तथा नैतिक विधि निषेधों का भी दुराग्रह पैदा नहीं हुआ। अतः ब्रज क्षेत्र में राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीतों की परंपरा लोक संस्कृति में बहुत पुराने समय से चल रही थी। सूरदास जी उस परंपरा को अपनी प्रेम भक्ति से परिष्कृत और मधुर रूप दे रहे थे। श्री कृष्ण राधे, इतनी मधुर उन्होंने ये रचना की कि वो बहुत प्रेम की पराकाष्ठा को छूती है। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने इस तथ्य की चर्चा करते हैं कि सूर के आविर्भाव के पहले ही बैजू बावरा के भी ऐसे ही गीत प्राप्त होते हैं। बैजू बावरा भी कवि थे। अब आया है कि उपरयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, सूर के काव्य में प्रेम अनुभूति। ठीक है, बहुत प्यारा शीर्षक है कि सूर के काव्य में प्रेम अनुभूति, श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला। लेकिन सूरदास जी का नाम आएगा तो और भी अच्छा रहेगा। अगला, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर में किसकी कथा वर्णित है? तो सूरसागर साहित्य लहरी, ठीक है, सूरसारावली, ये सूरदास जी ही इसके रचयिता है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से मथुरा जाने तक की कथा वर्णित है। ठीक है, बिल्कुल श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब से मथुरा वो चले गए, कंस का वध किया, तब तक का पूरा वर्णन है। नेक्स्ट है, किन चित्रणों में सूर का प्रेम छलक छलक पड़ता है? कौन से? उसमें जब सूरदास ने बालक कृष्ण के बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है, साथ ही उन्होंने वात्सल्य से पूर्ण कृष्ण के माता पिता यशोदा मैया, मैया राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, फिर बड़ी मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा इसलिए काला। तो ये जो सब है उसमें वात्सल्य रस, वात्सल्य रस मतलब जहां माँ और पुत्र के प्रेम का चर्चा की जाती है। ठीक है, निश्चल प्रेम दर्शाया है। इन दोनों चित्रणों में सूर का प्रेम छलक छलक पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला है, नाथ, सिद्ध या संत कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में स्त्री को किस रूप में चित्रित किया है? क्या कहा है? किसी ने बुराइयों की खान कहा है, किसी ने कुछ कहा है, तुलसीदास जी ने भी कुछ कहा था। ठीक है, तो नाथ, सिद्ध या संत कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में स्त्री को माया के प्रतिरूप, माया कहा है उसको, मोहिनी कहा है उसको, प्रतिरूप और सांसारिक बुराइयों की खान के रूप में चित्रित किया है। लेकिन क्यों किया है, ये प्रश्न अभी भी मेरे मस्तिष्क में चलता रहता है। अगला प्रश्न, सूर तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में
स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में खुलापन क्यों मिलता है? सूरदास जी ने प्रेम को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अमर रहेगा, अमर था, है ना, और सदियों तक चलता रहेगा। तो यहाँ उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में खुलापन क्यों मिलता है उनकी उसमें, तो सूरदास तथा अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में खुलापन मिलता है। इसका मुख्य कारण है ब्रज की आभार संस्कृति, जिसमें उस समय पितृसत्तात्मक सामंती समाज की मर्यादाओं तथा नैतिक विधि निषेधों का दुराग्रह प्रारंभ नहीं हुआ था। अर्थात उस समय समाज की मर्यादाएं थीं, समाज में मर्यादाएं थीं और सभी बहुत अच्छे से नैतिक, मतलब नैतिक विधि और इन सब का दुराग्रह प्रारंभ नहीं हुआ था। किसी ने इन मूल्यों को छोड़ा नहीं था, किसी ने इनका विरोध नहीं किया था, ठीक है। तो इनका पालन किया जाता था, इसलिए इनमें चित्रण मिलता है स्त्री और पुरुष के मधुर संबंध का। प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 250 से 300 शब्द में निबंध, अर्थात आपकी जो उत्तर पुस्तिका रहेगी, संभवतः मान लीजिए आपकी पुस्तक उत्तर जो कॉपी है वो इतनी रहेगी, तो ऐसा अपन मान के चलते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज या 2-2.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी भरते जा रहा है, कुछ भी भरते जा रहा है। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, अच्छे वाक्यों का निर्माण करके निबंध का लेखन शुरू करना है। और निबंध की प्रारंभ जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई लोकोक्ति याद हो, कोई मुहावरा याद हो, कोई दोहा याद हो, तो बिल्कुल आप अवश्य रूप से उसको लिखिएगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब टॉपिक्स दिए हैं, का है भारतीय नारी, खा है वर्षा ऋतु, गा है जंगल, घा है हमारे पड़ोसी, और इंगा वाला है वसंत ऋतु। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय नारी की तरफ। भारत की नारी का नाम पुकारते ही हमारे सामने प्रेम, करुणा, दया, त्याग और ममता, सेवा, समर्पण की मूर्ति अंकित हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने नारी के महत्वों को प्रकट किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के अंदर जो भावना है, सहन शक्ति की भावना, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, ममता, ये उसको सबसे ऊपर रखती है। उसका सम्मान हम सबको करना है। हमारी माँ जो हमें जन्म देती है वो भी नारी ही है। तो जिस तरह की भावनाएं पहले रखते थे या आज के कुछ व्यक्ति रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की तो बात करना हम क्यों उचित समझें। हमें करना है आप सभी विद्यार्थियों में, जो कि बहुत अच्छे और समझदार विद्यार्थी हैं, अपने जीवन में हमेशा बेटा याद रखिएगा, सबको सम्मान देना है, अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलाना है और बहुत अच्छा, सफल और सम्मानीय व्यक्ति आपको बनना है, ठीक है। तो शुरुआत ऐसी कर दी है। नारी के व्यक्तित्व में कोमलता और सुंदरता का संगम होता है। वह तर्क की जगह भावना से जीती है, इसलिए उसमें प्रेम, करुणा, त्याग आदि गुण अधिक होते हैं। इन्हीं की सहायता से वह अपने तथा अपने परिवार का जीवन सुखी बनाती है। लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। उन्नत देशों की नारियां प्रगति की अंधी दौड़ में पुरुषों से मुकाबला करने लगी हैं। वे पुरुषों के समान व्यवसाय और धन लिप्सा में संलग्न भी होने लगी हैं। उन्हें अपने माधुर्य, ममत्व और वात्सल्य की कोई परवाह ही नहीं है। ऐसा भी अब नारी का रूप देखा जा रहा है कि पुरुष के साथ चलने का तात्पर्य उनमें ममता की भावना को भी मरते हुए देखा जा रहा है। अनेक नारियां माता बनने के विचार में को ही मन में नहीं लाती। वे केवल अपने सुख, सौंदर्य और विलास में मग्न रहना चाहती हैं। भोग विलास की यह जिंदगी भारतीय आदर्शों के विपरीत है, उसके खिलाफ है। माँ का जो ममता का जो रूप है वो तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। भारतवर्ष ने प्रारंभ से नारी के महत्व को समझा है, इसलिए यहाँ नारियों की सदा पूजा होती रही है। प्रसिद्ध कथन है ही, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भारत की नारी प्राचीन काल में पुरुषों के समान ही स्वतंत्र थी। भारत की नारी है तू, तेरे मन में गीता है, तूने मौत को जीता है। एक नया जन्म देती है,
जन्मदात्री है माँ, एक नया जन्म देती है और स्वयं का जीवन उस समय ऐसा लगता है कि मानो चला गया। जब वो किसी अपने जिगर के टुकड़े को जन्म देती है और पता चलता है बाद में वही जिगर का टुकड़ा उसको कटु कटु वचन बोलता है, तो उसके हृदय पर कितना आघात लगता होगा, ये सोचकर भी मन अजीब सा हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा अपने माता पिता के साथ रहिएगा, उन्हें खुशी दीजिएगा। भले ही आपकी धन दौलत ना दें आप, परिवार पालन पोषण रखें आप, घर से दूर जाकर भी आप अपना कर्म कर सकते हैं, परंतु दिल से हमेशा अपने माता पिता से जुड़े रहना। अब मध्यकाल में देश की स्थितियां बदली। आक्रमणकारियों के भय के कारण उसे घर की 4 दीवारों में सीमित रखना पड़ा। अब जब आक्रमणकारी आए तो फिर उसकी सुरक्षा के लिए घर की 4 दीवारी में रखना पड़ा। सैकड़ों वर्षों तक घर गृहस्थी रचाते रचाते उसे अनुभव होने लगा कि उसका काम बर्तन चौके तक ही है। ठीक है, परंतु वर्तमान युग में अब यह धारणा बदली। बदलते वातावरण में भारतीय नारी को समाज में खुलने का अवसर मिला। स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, सत्यवती जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। परिणाम स्वरूप स्त्रियों में पढ़ने लिखने की, कुछ कर गुजरने की आकांक्षा जागृत हुई। ज्योतिबा फूले, यूसुफ अलाला जो पाकिस्तानी पहली शिक्षक थी। भारत की वर्तमान नारी विकास के ऊंचे शिखर छू चुकी है। शिखर की बात करते हैं तो हमें बचेंद्री पाल जी की याद जाती है, अंतरिक्ष की बात करते हैं तो कल्पना चावला जी याद जाती हैं। हर एक क्षेत्र में नारी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है, अपनी सफलता का और हुनर का परचम फहरा चुकी है। उसने शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से बाजी मार ली है। कंप्यूटर के क्षेत्र में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज हर एक क्षेत्र में नारी आगे है। नारी सुलभ क्षेत्रों में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जो नारी के कार्य हैं उसमें तो वो निपुण है ही। जो कार्य पहले पुरुषों द्वारा किए जाते थे, कमाई का, धन अर्जन का, उसमें भी वो बहुत अच्छे तरीके से सद्भाव के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ शामिल हो गई। चिकित्सा, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में उसका योगदान अभूतपूर्ण हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे फौज हो, कुछ भी हो, हर एक में अब नारियां देखी जाती हैं। आज अनेक नारियां इंजीनियरिंग, वाणिज्य मतलब व्यापार वाला, तकनीकी जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। पुलिस, विमान चालन जैसे पुरुषोचित क्षेत्र भी अब उनसे अछूते नहीं हैं। पहले पुलिस हुआ या विमान चालक, पायलट हुआ, ये सब पुरुषों की बातें हुआ करती थी, लेकिन अब हर एक कार्य में महिलाएं आगे हैं, लड़कियां आगे हैं। उसे घर और बाहर 2-2 मोर्चों पर काम संभालना पड़ रहा है। घर की सारी जिम्मेदारियां और ऑफिस का कार्य, इन दोनों में वह जबरदस्त संतुलन बनाए हुए है और उसका उदाहरण आप लाली वर्मा मैडम में भी देख सकते हैं। घर का काम और ऑफिस का काम, ठीक है। उसे पग पग पर पुरुष समाज की ईर्ष्या, घृणा, हिंसा और वात्सना से भी लड़ना पड़ता है। सचमुच उसकी अदम्य शक्ति ने उसे इतना महान बना दिया है। क्या तो बात कही है, बहुत बढ़िया। वर्षा ऋतु। भारतवर्ष के अंदर 6 ऋतुएं होती हैं, याद रखिएगा इनका नाम। वसंत ऋतु, जो कि ऋतुराज के नाम से जाना जाता है, जिसमें चारों तरफ हरियाली, सुंदरता छा जाती है, रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं। तो वसंत ऋतु का ही हम देख रहे हैं अभी। अब पूरा है, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का दिन। फिर है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जाड़ा भी कहते हैं सर्दी को, हेमंत और शिशिर, ठीक है। कभी पतझड़ आ जाता है तो कभी बसंत आ जाती है, ठीक है। हम इन 6 ऋतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं, गर्मी, वर्षा और जाड़ा। इसलिए सिर्फ इतनी याद है ना, गर्मी, सर्दी और वर्षा। वर्षा ऋतु मुख्यतः आषाढ़ और सावन में आती है। आषाढ़ समझते हो, सावन समझते हो, हिंदी के महीनों के नाम है। हिंदी महीने चैत्र से शुरू होते हैं, याद रखिएगा। हो सकता है हिंदी महीनों के नाम आ जाए तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फागुन और पुनः आ गया फिर चैत्र। तो ये जो आषाढ़ और सावन मतलब जुलाई और अगस्त, जून जुलाई से वर्षा ऋतु आ जाती है आषाढ़ सावन में, लेकिन इसका प्रभाव अश्विन तक रहता है। मतलब आषाढ़, सावन, भादो, क्वार तक, क्वार कार्तिक तक, ठीक है। जब नवरात्रि आती है तब तक भी कभी कभी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म के बाद, वर्षा ऋतु के आते ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं,
भारी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा के जल से धरती की जलती हुई छाती शीतल हो उठती है। सभी के व्याकुल मन खिल उठते हैं। छोटे छोटे जो बीज बेचारे सोए हुए से थे, ऐसे मरणासन अवस्था में थे, उनमें भी नई जान आ जाती है। जीव जंतुओं में खुशहाली छा जाती है। ग्रीष्म ताप से झुलसे हुए पेड़ पौधों फिर से नए पत्तों से लदने लगते हैं। हर एक पेड़, हर एक मतलब बहुत सुंदरता आ जाती है। धीरे धीरे धरती पर हरियाली छाने लगती है। वर्षा ऋतु में दिन रात वर्षा होती रहती है। बादलों की गरज और बिजली की कड़क बड़ी भयावह होती है। कभी बादलों की गर्जना तो कभी बिजली कौंध जाती है। ऐसा लगता है कि इंद्र का वज्र चल रहा हो या उसका प्रहार होने वाला है। जल ही जीवन है। जब भी हम ये कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन समझना होगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। जल ही जीवन है और इसकी सुरक्षा हमें करनी होगी। अतः वर्षा ऋतु में धरती को नया जीवन मिलता है। चारों ओर हरियाली छाने से पृथ्वी का दृश्य देखने योग्य होता है। नदी और ताल तलैया जल से लबालब भर जाते हैं। लबालब मतलब पूरे भर जाते हैं। किसानों के लिए बहुत खुशी का समय होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय धान की, मकई की और मुख्य फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल के लिए जमीन में तरी आती है। भारत की खेती वर्षा ऋतु पर निर्भर है, इसलिए किसानों में हर्ष और उल्लास छा जाता है। इस ऋतु से कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे गांव के गांव बह जाते हैं। लगी हुई फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। यातायात ठप हो जाता है। पशु पक्षी अधिक वर्षा के कारण भीग भीग कर मर भी जाते हैं। जब बाढ़ अधिक आ जाती है तो वो प्रकोप भी दिखता है। गड्ढे में पानी जम जाता है, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। इतना होने पर भी वर्षा ऋतु से लाभ ही अधिक है। खेती के लिए आवश्यक ऋतु है। वर्षा नहीं हो तो धरती वीरान, बंजर और रेगिस्तान बन जाएगी। फिर जिस पेट की आग को बुझाने के लिए मनुष्य तरह तरह के कार्य कर रहा है, जब वो पेट की आग ही शांत नहीं होगी तो तरह तरह के काम करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए वर्षा ऋतु बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं अब जंगलों पर। जंगल, जी हाँ, जंगल नाम सुनते ही क्या याद आ जाता है? शेर और पर्यावरण, हवा, सांस, ऑक्सीजन, सब कुछ याद आता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास के लिए वन केवल कच्चे माल की पूर्ति ही नहीं करते, बल्कि बाढ़ पर नियंत्रण करके भूमि कटाव भी रोकते हैं। मृदा अपरदन इसको कहते हैं। ठीक है, सॉइल एरोजन इसको कहते हैं। जड़ों से वो भूमि को, मिट्टी को कसे रहते हैं, जिससे मिट्टी का बहाव नहीं हो पाता। भारत एक विशाल देश है, किंतु अन्य देशों की अपेक्षा भारत में वन क्षेत्र बहुत कम है। क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन वनों की संख्या बहुत कम है। वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। वनों में उगने वाले वृक्ष हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेवन करके हमें प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। अन्यथा हमारा जीवन तो दूभर हो जाए। वन हमारी भूमि को ढकते हैं और उसके पोषक तत्वों की रक्षा भी करते हैं, जिससे फसल उपजती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यंत महत्व है। अब इकोनॉमिक कंडीशन पर चलते हैं तो इनमें ना केवल जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, बल्कि उद्योगों के लिए बहुत कच्चे पदार्थ भी मिलते हैं। रोगों के उपचार के लिए कई औषधियां भी मिलती हैं। पशुओं के लिए चारा और सरकार के लिए राजस्व भी मिलता है। तो तरह तरह से हमारी जो वन है वो आर्थिक स्थिति में भी हमारी सहायता करते हैं। वन देश की जलवायु को उचित बनाए रखते हैं। आपने वाटर साइकिल देखी होगी ना, किस तरह से पानी गिरता है, फिर आता है, फिर तालों में भरता है, फिर सनलाइट से वाष्प बनकर फिर बादलों का निर्माण करता है। ठीक, तो वन देश की जलवायु को उचित बनाए रखते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं, भूमि कटाव को कम करते हैं, रेगिस्तान को बढ़ाने से रोकते हैं और देश के प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। सब कुछ है वनों के हाथ में, तो इन वनों की रक्षा भी है हमारे हाथ में। हम वनों की कटाई को रोकें, कोशिश ही नहीं पूरा प्रयास, भरसक प्रयास करें कि हम वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें, ताकि हमारी जो प्रकृति है, इतनी सुंदर सी प्रकृति, उसकी सुंदरता यूं ही हमेशा बनी रहे। हमारे देश में वनों के क्षेत्र हर प्रदेश में असमान है, कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कम। असम एवं मध्य प्रदेश में वन अधिक है तथा अन्य राज्यों में कम। देश में वन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है। इस समस्या के कारण वनों का उचित दोहन नहीं हो पा रहा है।
इसके लिए आवश्यक है कि भारत सरकार इन वन क्षेत्रों में आवश्यक सड़कों का निर्माण करे। शहरों के निर्माण तथा नए शहरों के विकास के कारण जंगलों को काटकर साफ कर दिया जाता है, जिससे देश के वन क्षेत्र में निरंतर कमी आ रही है। देखिए, विकास हो परंतु वनों का ह्रास ना हो, वनों का नाश ना हो, अन्यथा हम हर जगह पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे लेकिन जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो इन पर निर्भर है। तो सोच समझकर हमें कदम उठाने हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि शहरों का संतुलन ढंग से विकास करे तथा क्षतिपूर्ण के लिए सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाने की व्यवस्था अवश्य करे। स्थान स्थान पर पार्क बनवाए। वनों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए देश में इनको निरंतर काटा जा रहा है, जिससे वन क्षेत्र में कमी होती जा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए ईंधन के लिए खनन, कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वनों को ना काटा जाए। नए नए क्षेत्रों में वन लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और एक छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष का रूप ले सकता है। लेकिन सोचते हैं अरे यार कैसे होगा, होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ पॉसिबल। वनों से हमें लकड़ी के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण सहायक उपजों की भी प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग देश के अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सहायक उपजों में लाख की चूड़ियां होती ना, लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्था, छाले, बांस एवं बैंत, जड़ी बूटियां, जानवरों के सींग इत्यादि मुख्य हैं जो कि पाए जाते हैं वनों में, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। सामाजिक, आर्थिक सभी रूप से ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिनका उपयोग भारत के विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनमें कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, तेल उद्योग, चंदन, तारपीन एवं केवड़ा तथा औषधि उद्योग मुख्य हैं। भारतीय वनों से लगभग 550 प्रकार की ऐसी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 550 जातियां, सोचो आप। इनमें से कौन कौन सी जातियां हैं जो बहुत महंगी, और अब महंगी क्यों हो गई, क्योंकि जो जितना कम होता है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आबनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियां मुख्य हैं, जिनका उपयोग फर्नीचर, रंग के डिब्बे, स्लीपर जहाज आदि बनाने, माचिस बनाने तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो ये हमारी सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन हम सुंदरता को बढ़ाते बढ़ाते सांस लेना ही ना भूल जाएं। ठीक है, तो हमें इनकी रक्षा करनी होगी। वनों से प्राप्त वस्तुओं का प्रयोग करके भारत में अनेक लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई है। इनमें से टोकरियां एवं बेत बनाना, रस्सी बांटना, बीड़ी बांधना, गोंद एवं शहद एकत्र करना मुख्य है। भारतीय वनों में कुछ ऐसी वनस्पतियां तथा जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनसे अनेक प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं। औषधियों के द्वारा अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। आप सोचो कि जब पहले चिकित्सक नहीं हुआ करते थे, हॉस्पिटल्स नहीं हुआ कर सकते, तब क्या होता होगा। मुझे भी याद है, मेरे दादाजी को जैसे चोट मोट लग जाती थी, हमको भी कभी फीवर होता था, वो ये कुछ लाते थे और निचोड़ के बहुत कड़वा सा पिला देते थे और सच में बुखार सब गायब हो जाता था। तो क्या था, ये सब जड़ी बूटियां यहीं से तो मिलती हैं। ठीक है, वन सरकार को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को अर्जित करने में बहुत सहायता भी प्रदान करते हैं, हर तरीके से हमारी सहायता करते हैं। विभिन्न वन पदार्थों जैसे लाख, तारपीन का तेल, चंदन का तेल और उससे बनी कलात्मक वस्तुओं आदि के निर्यात द्वारा सरकार को प्रति वर्ष अनुमानतः लगभग 50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, वन वातावरण के तापक्रम, टेम्परेचर, नमी, ह्यूमिडिटी और हवा का प्रवाह को नियंत्रित करके जलवायु में बैलेंस बना के रखते हैं, समानता बनाए रखते हैं। वन आंधी तूफानों से हमारी रक्षा करते हैं। गर्म एवं तेज हवाओं को रोककर देश की जलवायु को समशीतोष्ण, मतलब ना तो अधिक ठंडा ना अधिक गर्म, इसमें भी हेल्प करते हैं। वन वृक्ष वातावरण के दूषित वायु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, जबकि अन्य जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करके दूषित वायु निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को दूर करने, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। जितने अधिक वन होंगे उतनी ही हमारी भूमि उपजाऊ होगी और रेगिस्तान से हम बचे रहेंगे। ठीक है,
वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपनी जड़ों से बांधकर रेगिस्तानों के प्रसार एवं नियंत्रण लगाते हैं। वनों से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। भूमि का कटाव कम होने से नदियों और तालाबों में मिट्टी का भराव नहीं होता और बाढ़ की संभावना कम होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वन वर्षा जल को स्पंज की तरह सोख भी लेते हैं, जिससे बाढ़ का भय कम रहता है। वनों के कारण वर्षा मंद गति से होती है, तब भूमि कटाव कम हो जाता है, अब्जॉर्ब करते जाते हैं ना, तो इस तरह से बाढ़ की स्थिति भी कम हो जाती है। साथ ही साथ वन वृक्ष वर्षा के अतिरिक्त जल को सोखकर नदियों के प्रवाह को नियंत्रण करके बाढ़ के प्रकोप को कम करते हैं, भूमि के कटाव को रोकते हैं। इस प्रकार वन भूमि को ऊबड़ खाबड़ होने से रोकते हैं। यदि भूमि का कटाव हुआ तो कहीं ऊंची जमीन तो कहीं नीची जमीन हो जाएगी और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। वन वर्षा जल को सोख कर अपनी जड़ों के द्वारा भूमि के नीचे पानी के स्तर को, जैसे जो ग्राउंड वाटर है ना, उसको भी इंक्रीज करते हैं। वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन बढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे पर बहुत अच्छे से वो आश्रित हैं। इस प्रकार मानसून पर भारतीय कृषि की निर्भरता की दृष्टि से वन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण वनों को हरा सोना तथा देश की राष्ट्र निधि माना जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि हरा सोना किसे कहते हैं, तो वनों को कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय निधि भी माना जाता है। निधि मतलब संपत्ति। हमें चाहिए कि हम इस सोने को बर्बाद ना करें। देश के आर्थिक विकास में वनों की भारी महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इनके विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वन की महत्ता के संबंध में कहा है, एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पड़ोसियों की तरफ। चले पड़ोसी घर में, पड़ोसी राज्य में, ओके, पड़ोसी देशों में। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला जीवन नहीं बिता सकता। सामाजिक जीवन में सबसे पहले अच्छे पड़ोसी की जरूरत होती है। दिन हो या रात, मुसीबत आने पर मदद मांगने के लिए सबसे पहले हम पड़ोसी के पास ही पहुंचते हैं, क्योंकि वही हमारे समीप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सच्चा स्वजन तो पड़ोसी ही होता है। दूर हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो हमारे अपने परिवार के हैं, क्या पता कौन कहाँ होगा, पड़ोसी है ना जो निकट में है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वही हमें सुख दुख में मदद करता है। एक अच्छा पड़ोसी सौभाग्य से प्राप्त होता है। अगर बुरा पड़ोसी मिल जाए तो जीना सच में दूभर हो जाता है। लेकिन लकीली भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं। हर वक्त जान मुसीबत में पड़ी रहती है। हमारे 3 पड़ोसी हैं। एक हैं श्रीमान लाल बिहारी जी, वे बड़े घमंडी किस्म के हैं, इसलिए किसी से बात करना वे अपने शान के खिलाफ समझते हैं कि मैं क्यों बात करूं। ना जाने वे अपने आप को क्या समझते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां, पर मजाल है वे बाहर आकर किसी से बात कर जाएं, क्योंकि उनका टेरर रहता है। बच्चों के साथ खेलने तक उनके लिए वर्जित है, मतलब वो खेलने भी नहीं देते हैं। परंतु उनकी पत्नी कभी कभी मिलने पर मुस्कुरा देती है, पर बोलती कुछ नहीं। ऐसे पड़ोसी तो हुए ना हुए बराबर ही हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी हैं चमनलाल सेठ। वे बड़े ही सीधे साधे और मिलनसार आदमी हैं। उनकी पत्नी भी बहुत सुशील महिला है। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वे दोनों भी माता पिता की तरह हमसे भाई बहन की तरह ही मिलजुल कर रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुनकर। और उनसे हमारा कुछ भी काम पड़े तो कभी ना नहीं करते। उनकी दवाइयों की अपनी दुकान है, हम उन्हीं के यहाँ से दवाइयाँ खरीदते हैं, क्योंकि ईमानदार होने के कारण कभी नकली दवाइयाँ नहीं बेचते। वे सभी से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। इन सभी गुणों के कारण हम उनका आदर करते हैं। और हमारे तीसरे पड़ोसी हैं श्रीमान श्रीकांत राव जी। वे भी बड़े अजीब आदमी हैं। अजीब, आजकल के ज़माने में भी उन्होंने भारत की जनसंख्या बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है। उनके 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। उनका घर हमेशा कुरुक्षेत्र बना रहता है, युद्ध का मैदान। कभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके बच्चे भी बड़े शरारती और असभ्य हैं। जैसा माहौल घर में रहता है उसी तरह का बच्चा अपने आप को निर्मित कर लेता है। उन्हें किसी बात का ख्याल ही नहीं है। वे बड़े छोटे को बिना देखे हर एक को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उनके यहाँ रेडियो या टीवी इतनी जोर से बजाया जाता है कि पड़ोसियों के नाक में दम कर रखा है। अगर कोई कुछ कहे तो उनकी पत्नी बुरे बुरे शब्द कहने लगती है। भगवान सभी को ऐसे पड़ोसियों से बचाए। इस प्रकार हमारे पड़ोसी रंग बिरंगे हैं। सबका अपना अपना राग है, अपना अपना सुर है। इस पर भी सभी के बीच स्नेह का बंधन है। सभी त्योहारों में हम एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, जैसे हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। हम लोगों पर ऊंच नीच तथा प्रांतीयता का विष नहीं चढ़ता। वसंत ऋतु
भारत में सभी ऋतुओं का दर्शन और अनुभव होता है। ऋतुराज वसंत, ऋतुओं का राजा वसंत की बात ही अलग है। वसंत ऋतु के विषय में विद्वानों का कहना है कि वसंत आता नहीं, लाया जाता है। यहाँ वसंत से तात्पर्य मुस्कुराहट, यौवन, मस्ती आदि से है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ऋतु में मानव, पशु पक्षी, वनस्पति सभी खुश रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। यह ऋतु अपनी विशेषताओं के कारण सभी के बहुत प्यारा है। फागुन से वैशाख तक यह ऋतु अपने स्वाभाविक गुणों से सभी को आनंदित करती है। लिखा है फागुन से वैशाख, मतलब फरवरी मार्च से मान लीजिए, फरवरी में वसंत पंचमी आती है, तो वैशाख फागुन के बाद क्या आता है, चैत वैशाख, तो 2-3 महीने तक, ठीक है। यह ऋतु अंग्रेजी महीनों के मार्च या अप्रैल में शुरू होती है। ओके, वसंत पंचमी का त्योहार तो इसी के नाम पर है, लेकिन यह पहले ही संपन्न हो जाता है। होली का त्योहार इसी में आता है। इसी त्योहार या इसी ऋतु में पलाश के फूल भी खिलते हैं सड़कों के किनारे। देखे हैं आपने पलाश के फूल? जो पहले पता है क्या होता था, होली में जब केमिकल्स रंग नहीं आते थे ना, तो उन्हीं फूलों को भिगोकर उससे होली खेली जाती थी, और रंग इतना पक्का कि कपड़े की उम्र चली जाए लेकिन रंग नहीं निकलता था। वसंत ऋतु में ना अधिक ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में प्रायः आकाश साफ रहता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी। वन उपवन में चारों ओर नई नई कोपले दिखाई देती। कोपले समझते हो? छोटी छोटी नई नई पत्तियां। वृक्ष, पौधे आदि सभी एक दूसरे को प्रफुल्लित करते रहते हैं। नए नए फूल चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। उनके मधुर रस का पान करके भौरे, तितलियां आदि सभी मतवाले होकर इधर उधर घूमते हैं। आम्र मंजरियां भी अपनी गंध से सभी को मादक बना देती हैं। आम्र मंजरियां जानते हो? आम के फूल को मंजरी कहा जाता है, ठीक है। इस ऋतु में ही कोयल की आवाज इधर उधर गूंजती रहती है। इस ऋतु में मानव के साथ साथ वनस्पति भी प्रसन्न हो जाती है। कोयल भी कुहू कुहू करके सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। उन पर नए फूल और फल वातावरण को और भी सुंदर बना देते हैं। नाना प्रकार के फल मिलते हैं जिसको खाकर मनुष्य नई चेतना प्राप्त करते हैं। उनका शरीर भी खिल उठता है। सभी प्राणी और वनस्पतियां आनंद के सागर में हिलोरे लेने लगते हैं। ठंड से राहत मिलते ही सभी जल और जलाशय का आनंद लेने के लिए मचल उठते हैं। होली का त्योहार भी यह प्रदर्शित करता है कि ठंडक चली गई है और स्नान से अब घबराना नहीं है, खूब जम के होली खेल सकते हैं। इस ऋतु में ही रबी फसल कटती है जो मानव जीवन का आधार है। वसंत ऋतु में प्रायः भ्रमण का अलग ही अपना अंदाज है, अलग ही अपना महत्व है। वसंत ऋतु में चारों ओर मनमोहक वातावरण में सैर करने से शरीर के साथ साथ मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। इस ऋतु को स्वास्थ्यवर्धक ऋतु माना गया है। यह भी कहा गया है कि इस ऋतु में नियम पूर्वक रहने से रोग, जो भी हमारे शारीरिक रोग हैं, वो भी दूर हो जाते हैं क्योंकि स्वच्छ जलवायु रहती है। यह ऋतु छात्रों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि वातावरण स्वच्छ रहने से भरपूर पढ़ाई होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत 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 कहूँ या अति महत्वपूर्ण ऋतु है। इसमें अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, थोड़ा सुबह उठकर सैर वगैरह कीजिए और अपने माइंड को तंदुरुस्त रखते हुए अच्छे से अध्ययन कीजिए। चलते हैं आगे। अंत में यह कह सकते हैं कि विद्वानों का यह कथन है कि वसंत आता नहीं, लाया जाता है। सही होते हुए भी वसंत ऋतु का एक अलग रूप प्रस्तुत करता है। अर्थात इस ऋतु की इतनी विशेषताएं हैं कि आनंद, मस्ती, प्रफुल्लित मन, सुंदर और स्वच्छ वातावरण ही वसंत का पर्याय हो गया है। तभी तो कहते हैं वाह, लगता है जैसे वसंत आ गया हो। प्रश्न चौथे पर चलते हैं। विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 5 नंबर का है। या फिर अथवा, अर्थात इस तरह से लिखा आएगा, या तो या फिर अथवा, ठीक है। अथवा और या का मतलब है कि या तो आपको ये करना है या तो आपको ये। एक है विद्यालय की पेयजल की समुचित व्यवस्था, मतलब जो पीने वाला जल है उसकी अच्छी व्यवस्था करने के लिए प्राचार्य को पत्र लिखना है। और दूसरा है दिवाली के पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। क्लियर? पत्र यहां से स्टार्ट हुआ है। प्रधानाचार्य, बाल विद्या पब्लिक स्कूल पटना। विषय विद्यालय में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु। प्रिय विद्यार्थियों सुनो, यहाँ पर जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय कंपलसरीली लिखा जाता है। औपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, है ना। तो अब हमने विषय लिख दिया है, उसके बाद हम लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाएंगे और फिर जहां से महोदय लिखा था वहीं से कोई लाइन वाइन नहीं छोड़ना है,
वहीं से स्टार्ट करेंगे। सविनय, सविनय मतलब विनय के साथ। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक छात्र हूं। मैं आपका ध्यान विद्यालय के अशुद्ध पेयजल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस अशुद्ध पानी के सेवन से अनेक छात्र अस्वस्थ होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले कुछ दिनों से पानी का स्वाद और रंग बदल सा है, जिसकी जानकारी हमने अपनी कक्षा अध्यापिकाओं को भी दी थी। इसके अतिरिक्त विद्यालय में पीने के पानी की भारी कमी है। विद्यालय में केवल 3 ही कूलर हैं, जिन पर सदा छात्रों की भीड़ लगी रहती है, अतः गर्मी के दिनों में सभी की प्यास नहीं बुझ पाती और इन कूलरों को ठीक से सफाई भी नहीं होती है, जिसका परिणाम छात्रों को भुगतना पड़ता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि विद्यालय में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को समय समय कूलरों की सफाई का भी निर्देश दें। दिनांक लिख दिया, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट है, या तो आपको पत्र लिखना है या संवाद। अब जय आए हैं। कहो देवेश, कैसे हो? देवेश कहेंगे, ठीक हूं यार, बस परीक्षा की तिथि सिर पर है, बहुत बेचैनी है। जय, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, परीक्षा तो निश्चित तिथि पर होगी ही। तुम्हें समय सीमा के अंदर पाठ की पुनरावृत्ति करनी होगी, रिवीजन करना होगा। देवेश, लेकिन क्या करूं, बहुत बेचैनी है, कभी सर्दी जुकाम तो कभी पेट की बीमारी, स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहता। क्यों, क्या बात है, ऐसा क्यों? देवेश, अभी विवाह का मौसम है, दिन रात लाउड स्पीकर बजता रहता है, गाड़ी की ची पौ होती रहती है, रात दिन कभी भी ठीक से सो ही नहीं पाता। ओ हाँ, बात तो सही है, पूरा वातावरण ही प्रदूषित हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। देवेश, ऐसी स्थिति में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसके लिए सामाजिक स्तर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों को प्रतिबंधित करें। जय, हाँ, यही एक उपाय है। देवेश, चलता हूं दोस्त, ढेर सारी शुभकामनाएं, राम राम, धन्यवाद। ठीक है, चले गए दोनों मित्र। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का, तो 4-5 लाइन आप लिखिएगा। आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? उत्तर है, आविन्यों में 19 दिन रहकर लेखक ने पवित्रता, शांति और प्रेम का अनुभव किया। यहाँ उसने बहुत कुछ पाया, इसलिए वह आविन्यों के सम्मान में उसकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता तथा संवेदनशीलता को आधार बनाकर कविता रचता है, गद्य लिखता है और अपनी कृति में उसे अमर रखना चाहता है। अब है दूसरा, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष को याद दिलाती है कि कितनी मशक्कतों से आदि मानव अपना पेट भरता था। प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सकती है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। अगला है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अति प्रदेश में उन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मीर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जब कलकत्ते में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और वहां जो वाहवाही हुई, इतनी प्रशंसा हुई कि बिरजू महाराज गदगद हो गए। कलकत्ते में बिरजू जी ने अपना चाचा शंभू महाराज और पिताजी के साथ नृत्य किया। उनमें बिरजू जी की सर्वोत्तम पुरस्कार मिला था। उस समय अखबारों में भी छा गए। उनके नर्तक जीवन की एकाएक पहचान बन गई। उसके बाद फिर वे मुंबई चले गए और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। अगला है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से ईश्वर से एकाकार होने की युक्ति मिलती है, तरीका मिलता है। जिस तरह पानी पानी के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को अर्पण कर लेता है, उसी प्रकार मानव भी ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर अपने जीवन को उसी में समर्पित कर देता है। सच्चाई की बात की गई है, समर्पण की बात। अगला है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? तो विदेशियों द्वारा बार बार पद दलित करने के उपरांत भी भारत माता की सहृदयता के भाव को नहीं रौंदा गया। इसकी सहनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपनी संतान को वसुदेव कुटुंबकम
की ही शिक्षा देती है। सबको मिलजुल कर रहना है, भाईचारे की भावना में रहना है। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान आज भी सहिष्णु बनी हुई है। सहिष्णु का अर्थ होता है सहनशील। अगला है वृक्ष और कवि में क्या संबंध होता है, संवाद होता है। तो वृक्ष वस्तुतः या कवि संवाद को कल्पनात्मक रूप देकर यथार्थ को प्रकट किया है, मतलब कल्पना से सच्चाई को जोड़ा है। वृक्ष हमारे मित्र हैं। घर के सामने खड़ा बूढ़ा वृक्ष कवि से पहले परिचय पूछता था कि कौन हो, कहाँ के हो, लेकिन अब समय बदल गया। कवि अपने आप को दोस्त कहकर उसके मन की व्यथा को कम कर देता था। वृक्ष भी उसे दोस्त समझकर उसको अपनी छाया देकर दूर कर देता था थकान। ऐसा लगता था जैसे प्रहरी हो, पहरेदार हो। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? कवि अगले जीवन में अबाबील, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है और उसे आशा है कि मनुष्य में ही जन्म नहीं होने पर संभवतः पक्षियों में इन्हीं रूपों में अवतरित हो जाऊंगा। अर्थात हर हाल में वो अपने गांव में ही निवास करना चाहता था। कभी स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है अतः पक्षी जीवन को श्रेष्ठ मानता है कि जहां चाहूं उड़ूं, जहां चाहूं नील गगन पर जाऊं। माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार कीजिए। माँ अपनी बेटी से, कोई भी माँ अपने बच्चों से दिलो जान से प्यार करती है, बच्चे उसकी जिगर का टुकड़ा होते हैं। तो मंगू को सभी गांव वाले कहने लगे थे कि ये पागल है, इसको अस्पताल भेजो। लेकिन माँ को ये पता था कि जितना ख्याल मैं मंगू का रखती हूँ अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वह अस्पताल को अपंग जानवरों की गौशाला के रूप में समझती थी। मंगू बिस्तर पर पाखाना पेशाब कर देती थी। माँ जी को आत्मविश्वास था कि अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्स आदि सभी अपना बस ऐसा पूरा कर देंगे, फॉर्मेलिटीज वगैरह। बिस्तर भीगने पर कौन उसके कपड़े और बिस्तर बदलेगा? माँ जी के मन में इसी तरह के विविध प्रश्न उठ रहे थे। इन्हीं कारणों से वह मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। दलई बांध की सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए गए? दलई बांध की सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक दल का संगठन किया गया है। गांव के लड़के बारी बारी से दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं और बांध के कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है। साथ ही साथ बांध को और मजबूत करने के लिए पत्थर ढोए जा रहे हैं। रेत की बोरियां एकत्रित की जा रही हैं। कहीं बाढ़ का पानी बांध ना तोड़ दे, इसलिए रात में जागरण भी किए जा रहे हैं, रत जगह भी हो रहा है। छठवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा है लगभग 100 शब्द, ठीक है। 10 अंक का है मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और क्या विषमता है? पत्थर और मनुष्य में क्या समानता है, क्या विषमता है? तो पत्थर का निर्माण प्राकृतिक कारणों से हुआ है। पत्थर में संवेदना या चेतना का अभाव होता है, और जबकि मनुष्य चेतना भी है, संवेदनशील भी है। मनुष्य में सजीवता, चिंतन शक्ति और अनुभव करने की क्षमता है। पत्थर निर्जीव, असंवेदनशील जड़ पदार्थ है, लेकिन जब कभी उसका मानवीकरण करता है तब वह सजीव उठता है। क्योंकि कवि तो कहते, तभी तो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि अपनी कल्पना से किसी में भी प्राण फूंक सकता है। निर्माण एवं अर्थ की दृष्टि से दोनों में विषमता है। काव्य भाषा में वह नर रूप में चित्रित होता है, तब मानव और उसमें समानता आ सकती है। कवि की कल्पना मूलक दृष्टि समानता और विषमता दोनों रूपों में दृष्टिगत होती है कि कवि जब कल्पना में उसको मानवीकरण कर देता है तो वो भी मनुष्य की भांति हो जाता है। अगला है, निम्न पंक्तियों का अर्थ लिखिए। खेत है जहां धान के बहती नदी, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। लौट कर आऊंगा फिर, कविता याद आई? हाँ, तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने बंगाल के प्रति अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त किया है। स्वच्छंदता को आधार बनाकर जीवन जीने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखने वाला कवि बंगाल को ही चयन करता है। जन्मभूमि होने के साथ साथ उसे वहां महापुरुषों की जीवन गाथा भी झलकती है। इतने महान महान पुरुषों ने बंगाल में जन्म लिया है, उन सब की याद आती है। वह धान के खेतों, बहती हुई नदियों के किनारे विचरण करना चाहता है। बंगाल के धानी रंग कवि को अनायास आकर्षित कर लेते हैं और बस वो यही चाहता है कि मैं हर हाल में बंगाल में ही रहूं, चाहे मुझे ईश्वर कुछ भी बना दे, पक्षी बना दे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो आकाश में स्वतंत्रता से विचरण कर सकता है। ठीक है, हो गए आपके 100 नंबर हो गए।
सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसी तरह से शांतिपूर्वक सुना आपने, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं। और बहुत ही सावधानी से, ध्यान से आपको परीक्षा में अपने आप को उपस्थित रखना है। किसी भी तरह की घबराहट मन और मस्तिष्क में बिल्कुल मत लाइएगा, अपने पर भरोसा रखिएगा और कर्म कीजिएगा। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ हम हैं ना मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इतना ही नहीं, अब तो बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप लिंक पर जाइए, जिसमें सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं। सैंपल पेपर्स हैं उनमें है MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो आपको बहुत बुद्धिमानी के साथ साथ परीक्षा को क्रैक करने के तरीके बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।